Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। जैसे कि हमने बात की थी कि जो एक सफर होता है एनसीसी कैडेट से ऑफिसर बनने का, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और मैंने बताया था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं साहिल भाई को बुलाऊं। तो साहिल भाई अब हमारे सामने है, इनसे हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ये किस तरीके से इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और ये भी एनसीसी के कैडेट रह चुके हैं, आरडीसी में सिलेक्टेड हो चुके हैं, आईएमए अटैचमेंट कैंप के लिए सिलेक्टेड थे, सी सर्टिफिकेट भी इनके पास है, तो ये उसके थ्रू भी एंट्री दे चुके हैं। तो मतलब हमारे लिए, जो हम एनसीसी के कैडेट हैं, उनके लिए परफेक्ट एक बंदा है जो हमको बताएगा भाई क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। थैंक यू भाई बुलाने के लिए। भाई कोई एनसीसी का कैडेट है, हमारा सभी का सपना होता है हमको यूनिफॉर्म चाहिए, हमको ऑफिसर बनना है डिफेंस के अंदर। तो उसके पास क्या क्या रास्ते होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए? देखो गगनदीप भाई, जैसे कि एनसीसी के भी 3 विंग्स होते हैं, तो सबका सपना होता है कि उन्हें सी सर्टिफिकेट मिल जाए। तो एक तो एंट्री होगी आपके सी सर्टिफिकेट वाली। उसके ओके। अलावा आपकी एफकेट एग्जाम है जो कि एयरफोर्स कंडक्ट करता है आपके फ्लाइंग ब्रांच और बाकी ग्राउंड और ग्राउंड ड्यूटी के लिए। और उसके बाद एक सीडीएस हो गया जो कि बाकी सेनाओं, तीनों सेनाओं के लिए अपनी भर्ती देखता है बेसिकली। तो ये बेसिकली तीन तरीके हो गए। भाई अब बात ये आती है कि हमारे पास तो जब हम एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो हमारे लिए तो एग्जाम माफ ही हो जाता है। हम बाकी सीडीएस और एफ कैट को क्यों प्रेफर करें भाई? बिल्कुल। जितने भी एनसीसी कैडेट हैं सब यही सोचते हैं, इनफैक्ट मैं भी यही सोचता था कि चलो सी सर्टिफिकेट मिल गया, अब तो मेरे सारे 10 माफ हो गए। लेकिन गगनदीप भाई, जो ग्राउंड रियलिटी है, सच्चाई है एनसीसी एंट्री की, कि वहां भीड़ बहुत आती है। मतलब 200-250 की रिपोर्टिंग होती है, 25-30 बच्चे स्क्रीनिंग हो रहे हैं, और लड़कियों की सीटें भी बहुत कम है। तो मैं यही सजेस्ट हमेशा से करता हूँ कि एनसीसी एंट्री के अलावा जो आपके एफकेट के रिटन एग्जाम है, जो कि सीडीएस रिटन एग्जाम है, जिनमें सीटें ज्यादा हैं। सीडीएस में तो लड़कों का मेरिट का भी कोई सीन नहीं बनता। तो मतलब एनसीसी एंट्री है वो तो बोनस है। इसके अलावा अगर हम सीडीएस और एफकेट दोनों के लिए प्रिपेयर करते रहें, तो हमारा यूनिफॉर्म का जो सपना है, हम एक स्टेप आगे रहेंगे उसके लिए हमेशा ही। कि तो मेरे को ये बात समझ में आई है कि भाई सी सर्टिफिकेट वाले को रखो, उसकी भी एंट्री देने जाओ, लेकिन साथ में एफकेट और सीडीएस के लिए भी तैयारी करो, ताकि हमारे पास और ज्यादा ऑप्शन हो और हमारे स्क्रीन इन होने के चांस भी बढ़ जाए। ठीक है भाई, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। आप बताओ, आप भी एनसीसी के कैडेट रहे हो, दिक्कत ये आती है कि हम जो एनसीसी के बंदे हैं ना, अब हमको कैंप भी करने होते हैं। हम आरडीसी के लिए जाते हैं, टीएससी के लिए जाते हैं, पैरा बेसिक के लिए जाते हैं, वहां पे प्रैक्टिस हमको इतनी करनी पड़ती है फिजिकल, कि हमारा पढ़ाई की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। और फिर जो टाइम बचता भी है उसमें हम कॉलेज के जो हमारे एग्जाम होते हैं उन्हीं को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये एग्जाम को मैनेज आपने कैसे किया? मैंने देखा है आपके 219 नंबर आए हैं अब की बार वाले एफ कैट के एग्जाम में। ठीक है, आप कई बार से एफ कैट का एग्जाम क्लियर भी कर रहे हो और एनसीसी में रह भी चुके हो, ये सारी चीजें किस तरीके से? गगनदीप भाई, मैं यहाँ बताऊंगा, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हमारा कैंप्स में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इनफैक्ट हमारे कॉलेज की पढ़ाई भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि 6-6 महीने और ऊपर से फिजिकल इतना हार्ड होता है कि फिर शायद ही हम रिटर्न के बारे में सोच पाए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये जो एग्जाम्स है ना, इससे बहुत लोग पहले से ही डरते हैं कि नहीं, वहां पे जनरल बच्चे कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। मैं ये बोलूंगा कि हम तो एनसीसी वाले हैं, हमें तो पहले से ही डिसिप्लिन रहना, पंक्चुअलिटी सिखा रखी है उन लोगों ने। तो अगर हम हार्डवर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, तो हम इन एग्जाम्स में जनरल बच्चों से भी अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। और यही काम मैं भी करता हूँ। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन करके अपने पेपर में अपियर करता हूँ, और जो स्कोर है वो आपने देखा ही है। भाई ये हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन मैंने देखा है भाई, आप चैनल भी चला रहे हो डिफेंस मैनिया नाम से, आप गाइड भी कर रहे हो अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को जो एफकेट और सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप साथ साथ में इतना अच्छा स्कोर भी कर रहे हो, मतलब ऐप भी निकाल रखी है आपने। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? ये मतलब ये क्या चीज होती है? हार्ड वर्क तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी चीजें मैनेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। गगनदीप भाई, मैं ये बोलूंगा कि जैसे कि जब प्रिपरेशन की बात होती है, तो ये सारी चीजें तो हैं ही। साथ में ये जो एफकेट की मैं बात करूँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा हमारे स्मार्ट वर्क ही लगता है, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है और हमें आपकी जो कट ऑफ होती है वो कहीं 100-150 के अराउंड आती है। अब मैं यही सबको रिकमेंड करता हूँ कि भाई, अगर तुमने 60 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तो तुम्हारे 180 नंबर का काम तो बन गया। मतलब कि अगर एग्जाम्पल मैं दूं कि 18 क्वेश्चन आपके एफकेट के मैथ्स में आते हैं, और किसी का मैथ्स वीक है, तो वो मैथ्स के ऊपर टाइम वेस्ट ना करके अगर मैथ्स को पूरा पूरा छोड़ भी देता है, तब भी उसके पास भाई 82 क्वेश्चन का ऑप्शन रहते हैं।
और आप देख लो अगर 82 क्वेश्चन भी लड़का अच्छे से कराए, अटेम्प्ट करे, तो उसकी कैसे भी कैसे करके 180 प्लस तो बिल्कुल ही आने हैं। बस गलत ना करे वो पेपर में। अच्छा, तो ये वाली चीज है। फिर एक चीज और है भाई, मैंने देखा है कि मैंने इंटरव्यू देखा था आपके डिफेंस मैनिया चैनल के ऊपर एक लड़के का। पिछली बार उसका एफ कैट क्लियर नहीं हुआ, अब की बार उसके 200 प्लस नंबर आ गए। भाई ऐसा क्या बता दिया उसको कि उसके पिछली बार तो क्लियर नहीं हुआ, अब की बार उसके 200 प्लस आ गए, मतलब कट ऑफ से लगभग 50 नंबर एक्स्ट्रा। देखो बड़ी, यहीं पे एक छोटा सा डिफरेंस ये आता है कि पहले जब एक एस्पिरेंट अपीयर होता है पेपर में, तो उसके सामने पूरा सिलेबस होता है और उस सिलेबस को पूरा खत्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ डिफरेंट होता है कि थोड़ा सा अगर उसको गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा कोई मेंटरशिप कोई इसको अच्छे से मेंटर कर दे, तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली मुझे कौन कौन से पार्ट पढ़ना है। सेम उस लड़के के साथ भी यही था, वो बहुत सारी चीजें पढ़ता था, लेकिन क्या पढ़ना है जिससे उसका पेपर में अच्छे मार्क्स है उसको ये नहीं पता था। तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया कि तू इन सब चीजों से अपना फोकस हटा के इन पार्ट पे फोकस कर, बस वो अच्छे नंबर ले आया। तो यही बात मेरे को समझ में आई कि कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क किसी चीज को कहते हैं भाई, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सारी चीजें नहीं पढ़नी, अगर हम सारी चीजें पढ़ने लगेंगे तो कभी नहीं हो पाएंगी चीजें। ठीक है भाई, एफ कैट वाली तो बात समझ में आई जैसा कि आपने कहा भाई। अब एयरफोर्स के अलावा आर्मी में जाने का सपना होता है, उसके लिए हमको सीडीएस निकालना पड़ेगा। भाई सीडीएस तो बिल्कुल अलग होता है एफ कैट से, मैंने देखा है यूपीएससी कंडक्ट करती है। अच्छे लेवल की जीके पूछी जाती है, मैथ के अंदर एडवांस मैथ आता है, इंग्लिश भी बहुत ज्यादा होती है एफ कैट के मुकाबले। और फिर एफ कैट के अंदर एक ही पेपर होता है, सीडीएस के अंदर 2 से 3 पेपर होते हैं। तो भाई उस चीज को कैसे मैनेज करे बंदा कोई। देखो बड़ी, जब ठान लिया है हमने कि हमें यूनिफॉर्म पाना है, तो मेहनत से क्या घबराना, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल। रिकमेंड करता हूँ कि जब हमारे सामने दोनों एंट्रीज है और कहीं ना कहीं दोनों एग्जाम अगल बगल ही होते हैं, मतलब एक साथ ही होते हैं, एक सितंबर में होगा तो एक नवंबर में होगा, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों एग्जाम को ही साथ में प्रिपेयर करो। अब आप पूछोगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर मैं मैथ्स को उठाऊं, तो दोनों पेपर में कॉमन है। अगर अर्थमेटिक की बात करें, तो अगर आप सीडीएस के लिए अर्थमेटिक तैयार कर रहे हो, तो आपकी एफकेट के ऑटोमेटिकली हो जाएगी एफकेट के लिए। इंग्लिश दोनों सही है। पेपर में बिल्कुल कॉमन है। और अगर जीके की बात करें, तो अगर आप सीडीएस का जीके प्रिपेयर कर रहे हो और थोड़ा सा आपको कोई गाइड कर दे कि आपको स्टैटिक जीके में ये सारी चीजें पढ़नी है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, तो साइमल्टेनियसली आपका एफकेट का पेपर भी उतने प्यार से निकलेगा। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है यूनिफॉर्म के लिए कि आपको रीजनिंग का पार्ट और कवर करना है, क्योंकि एफकेट के एग्जाम में रीजनिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा वेटेज रखती है। तो अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के, तो साइमल्टेनियसली आप दोनों एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। भाई सीडीएस के अंदर ना जो जीके आती है वो यूपीएससी की जीके का मतलब ही होता है कि भाई वो लेंदी होती है, वो हैवी होती है, वो कंसेप्चुअल होती है। एफ कैट एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई ये अलग अलग तैयारी नहीं होगी इस चीज की। मैथ भी जैसा मैंने बताया, चलो ठीक है, मैथ में तो आपने कह दिया भाई अर्थमेटिक वाला पार्ट तैयार कर ले बंदा, तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन जीके की बात करें भाई, जीके तो बिल्कुल ही अलग होती है, मेरे को तो ये लगता है देख के, तो हमको तो मतलब जीके करनी तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए गगनदीप, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि चलो सीडीएस और क्वेश्चन का आपने बिल्कुल सही कहा कि एफकेट वन लाइनर होता है, सीडीएस में डिटेल में पूछता है। लेकिन मैं भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्रिपेयर सीडीएस के लिए करो। अगर आप एक प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एफकेट आपसे पूछेगा कि भाई प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सौंपता है, और सीडीएस पूछ लेगा कि कौन से आर्टिकल में आता है, किसको किसको दे सकता है, एक अवेलेबल ना हो तो किसको देगा। तो अगर आप प्रेसिडेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हो, तो सीडीएस का तो हल करोगे ही करोगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप एफकेट का भी हल कर दोगे। यही चीज मैं भी बता रहा हूँ आपको। भाई एक चीज और मैंने देखी है, जब मैं कंपेयर कर रहा था चीजों को, कि जो एफ कैट सीडीएस का एग्जाम होता है उसके लिए तैयारी करने के लिए बड़े महंगे महंगे कोर्स होते हैं, 8-8 10-10 हजार रुपए ये कोर्स हैं। आप ये चीजें अवेलेबल करवा रहे हो 500 रुपए में, 700 रुपए में। तो ये थोड़ा अजीब सी लगती है चीजें कि इतने सस्ते में फिर आप कह रहे हो कि आप बच्चों को पर्सनली गाइड भी करते हो, मतलब जो साथ में हमारे साथी होते हैं उनसे बात भी करते हो, उनके वीक पॉइंट भी बताते हो। तो ये सारी चीजें किस तरीके से आप मैनेज कर लेते हैं इतने कम में, वो भी। जब भी गगनदीप, जब हमने स्टार्ट भी किया था, तो हमारे माइंड में ये था कि एक हमें मिनिमम कॉस्ट सेट करना था, क्योंकि हमें भी पता है कि जो सामने से कोई लड़का या लड़की कोई भी एस्पिरेंट है, तो वो एक भाई बहन की तरह, हम सबका सपना एक है यूनिफॉर्म। अब एनसीसी तो वैसे भी हम सब भाई बहन, तो हमारा सपना यूनिफॉर्म है। और उसको पाने के लिए अगर मैं खुद के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मेरे ही नोट्स से और लेक्चर से अगर अगले भाई का भी भला हो रहा है, तो क्यों ना, उसे क्यों चार्ज करना कोई अमाउंट। लेकिन ये है कि जो मिनिमम अमाउंट है, इससे जो कंटेंट राइटर्स है उनका भी खर्चा निकल जाता है, और चीजों को हम फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री की तो आपको पता ही है कि बहुत भीड़ मच जाती है।
फिर उनके हाँ। चक्कर में एक अच्छे एस्पिरेंट का नहीं होगा। तो भाई कोई एनसीसी का कैडेट है, उसको प्रिपेयर करना है सीडीएस और एफकेट के लिए, और उसको डिटेल में जानना है भाई वो तैयारी करे कैसे, तो आपसे वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? गगनदीप भाई, आप मुझे मेरे नंबर पे जिनको भी डाउट हो वो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं अपने डाउट्स के साथ। बेसिकली अगर मैं चाहूंगा कि अगर वो आपके चैनल से हैं तो एनसीसी मेंशन कर दे, ताकि मैं उनको इमीडिएटली रिप्लाई कर सकूं। तो जितने भी एनसीसी के कैडेट हैं या जो डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए सोच रहे हैं, अगर आपको भाई से कांटेक्ट करना है और पूछना है आपका कोई भी डाउट, तो ये स्क्रीन के ऊपर में व्हाट्सएप का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके साथ में डिस्क्रिप्शन पे जो भी लिंक है भाई से कांटेक्ट करने के वो मैं डाल दूंगा। वहां से आप अपनी चीजें क्लियर कर सकते हैं। भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये है कि जितने भी एनसीसी के कैडेट है सारे ये पूछ रहे थे, अगर उन्होंने कोई कैंप किया है, जैसे आरडीसी किया है, टीएससी किया है, वाईपी किया है, बीएलसी किया है, या कोई भी कैंप किया है, तो आप तो गए हो भाई इतनी बार एनसीसी सर्टिफिकेट एंट्री से, तो क्या उस चीज का कोई फायदा मिला है आपको? जो एनसीसी की है, एनसीसी के अंदर कैंप किए हैं, उसका एसएसबी में कोई फायदा मिला है आपको? नहीं भाई गगनदीप, मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूंगा जो भी कैडेट्स हैं कि आपके ये अच्छे अच्छे कैंप्स का फायदा आपके पास सी सर्टिफिकेट के एग्जाम तक है। अगर आप एसएसबी जाते हो तो वहां पे आपके कैंप्स के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा। एसएसबी पर्सनालिटी के लिए टेस्ट है, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने पर्सनालिटी फोकस करें, जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो उन चीजों को पूरी करें। आप इन कैंप पे डिपेंडेंट ना रहें कि मैंने ये कैंप किया तो मुझे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे एसएसबी देखी है, वहां बहुत बच्चे आते हैं अच्छे अच्छे कैंप वाले, लेकिन ऐसा भी होता है कि केवल सीएटीसी कैंप वाले रिकमेंड हो जाते हैं। भाई ये तो बात होगी एसएसबी की। अगर हम रिटर्न की बात करें तो क्या कोई रिटर्न में फायदा मिलता है इन कैंप्स का या एनसीसी सर्टिफिकेट का? गगनदीप भाई, रिटर्न में कोई फायदा नंबर के हिसाब से नहीं होता, मतलब उनको कोई बोनस मार्क्स ऐसा कुछ आफ्टर सीडीएस में बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन हाँ, वहां पे जब वो पता चलता है कि लड़का एनसीसी का है तो मेरिट में फायदा मिलता है। मतलब सीडीएस में और आफ्टर दोनों में ही एनसीसी के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, एनसीसी के बच्चों के लिए स्पेशली। तो मेरिट में उनको फायदा मिलता है, लेकिन रिटर्न में कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है साहिल भाई, बहुत सही लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें जानने को मिली हैं। जाते जाते आप कोई चीज ऐसी बताना चाहें? गगनदीप भाई, आप भी एक एनसीसी कैडेट हो, मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ, तो मैं ये सारे कैडेट्स को ये बोलूंगा कि जिस दिन हमने एनसीसी ज्वाइन करी थी उस दिन हमने अफसर बनने का सपना देखा था कि हमारे कंधे पे सितारे लगेंगे। तो भाई उन सही। सितारों को पाने के लिए आपके जो भी रास्ते हैं, चाहे आपको एफकेट निकालना पड़े, चाहे सीडीएस निकालना पड़े, या फिर डायरेक्ट एनसीसी एंट्री जाना पड़े, आपको हर रास्ते पे कदम रखना है और मेहनत करनी है, ताकि हमारा जो जो सपना डे वन पे देखा था कि अफसर बनेंगे, वो हमारा सपना पूरा हो सके। सही है। तो अभी भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आपको भाई से बात करनी है, तो अगेन स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा भाई का, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स भी आपके लिए है। जल्द मिलते हैं भाई साहिल। कोई और डाउट होता है तो और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ताकि बच्चों को अच्छे से गाइड कर सके। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई आने के लिए। जय हिंद भाई। जय हिंद।